बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। ये अर्ज़ वतन जिसमें हम रहते हैं, जो हमारा प्यारा पाकिस्तान है, जो हमें अपनी दिलो जान से अज़ीज़ है, इसमें रहते हुए पर अगर आप इस वक्त गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये हमारी रियासत जो है, ये इस वक्त चारों तरफ से मसाइल में घिर चुकी है। और मसाइल इस नौइयत के हैं कि जो हर गुज़रते दिन के साथ गंभीर हो रहे हैं और इनसे निकलने का फौरी तौर पर कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। और बैक वक्त इतने महाज खुल गए हैं, इतने महाज खुल गए हैं कि किसी भी रियासत के लिए यह आसान नहीं होता कि इतने महाजों पर बैक वक्त लड़ सके। मैं आपके सामने तीन चार चीजें रख देता हूं। मसलन इस वक्त पाकिस्तान सिक्योरिटी इश्यूज से घिरा हुआ है। यानी अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जंग चल रही है, जिसमें आर्जी वक्फा तो है लेकिन बहरहाल जंग चल रही है। दूसरी तरफ भारत बेताब है बदला लेने को, उसके सीने में बदला लेने की आग झुलस रही है, सुलग रही है। अगरचे अभी तो उसने ये किया है कि तालिबान हुकूमत के जरिए पाकिस्तान पर अटैक करवाया है, लेकिन वो किसी भी वक्त पाकिस्तान से बदला लेने का ख्वाहिशमंद है और उसके लिए मुसलसल हिकमत अमली बनाता रहता है। जितने दिफाई माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि भारत खामोश ज़रूर है, अगरचे उतना खामोश भी नहीं है लेकिन खामोश ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोया हुआ है या वो हिकमत अमली नहीं बना रहा। तो सोचें कि एक ऐसे वक्त में कि जब आपके मगरबी बॉर्डर पर टेंशन है और मशरकी बॉर्डर पर भी खतरात मंडला रहे हैं, और अगर खुदा न खास्ता दोनों जगहों से, क्योंकि जोटा तो बना लिया, एक इकट्ठ तो हो गया अफगानिस्तान और इंडिया का, तो क्या हो कि अगर दोनों बॉर्डर से बैक वक्त पाकिस्तान पर वो हमला आवर हो जाए, खुदा न खास्ता। मुझे अपनी फोर्सेस पर इतना एतमाद तो है कि वो दोनों से बैक वक्त लड़ सकते हैं, उन्हें शिकस्त दे सकते हैं, उनके दांत खट्टे कर सकते हैं। ये एतमाद मुझे अपनी फोर्सेस पर तो है, लेकिन इसके बावजूद ये आसान नहीं है कि आप बैक वक्त दोनों महाजों पर लड़ें और उस तरह से दोनों को, यानी बैक वक्त आपके सामने दो महाज खुले हुए हों। और फिर दो नहीं हैं, बल्कि अगर आप बलूचिस्तान में देखें तो सूबा सुलग रहा है, दहशतगर्दी, PLA, कलदम तंजीमें, ऑपरेशंस के बावजूद, लड़ाई के बावजूद रोज़ाना हमले हो रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मारे जाते हैं, शहीद हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सूरत हाल है, कबायली इलाकों में भी ऐसे ही हालात हैं। यानी एक तरफ हमारी मशरिक और मगरिब की जो सरहदें हैं, वहां पर तनाव है, कशीदगी है, टेंशन है, जंग है, और फिर अंदरूनी हालात भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि हम जो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में हैं वहाँ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल हो। ऑपरेशंस हो रहे हैं, नतीजा खेज नहीं हो रहे, दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही। तो आप सोचें कि बतौर पाकिस्तानी मैं एक ऐसी फ़ज़ा में सांस ले रहा हूँ जहाँ चारों तरफ सिक्योरिटी के मसाइल हैं। बतौर पाकिस्तानी हम ऐसी फ़ज़ा में रहते हैं कि जहाँ पर हमें, यानी आप देखें ना कि इसकी भी कीमत होती है। कोई शख्स एक जगह पे रहता है, उसे वो आंख उठाता है तो मगरबी बॉर्डर पर गोलियां चल रही हैं, वो इधर देखता है तो मशरकी बॉर्डर पर टेंशन है, वो इधर देखता है तो खबरें सुनता है तो बेचैन हो जाता है कि यार मेरे 4 जवान शहीद हो गए बलूचिस्तान में। फिर सुबह सो के उठता है तो उसको पता चलता है कि खैबर पख्तूनख्वा में शहादतें हो गई हैं, वहां पर हमला हो गया है। तो इस बेचैनी की फ़ज़ा में एक वैसे ही मायूसी आ जाती है। वक्त के साथ साथ हालांकि आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, मुस्बत सोच का हामिल होना चाहिए, लेकिन एक ऐसी फ़ज़ा में रहते हुए जहां पर आपको चारों तरफ से गोलियां, हमला, धमाके, शहीद, अटैक, ड्रोन्स, चारों तरफ आप ये बातें सुन रहे हो तो आपके ऊपर एक इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। ये हो नहीं सकता कि आप एक जगह पर रहते हैं और आपके ऊपर उसका कोई इस तरह के माहौल में रहते हो और आपके ऊपर उसका कोई इफेक्ट ना हो, वो आपको बेचैन ना करता हो, वो आपके ऊपर नफ्सियाती एहसास मुरतब ना करता हो, वो आपको चिड़चिड़ेपन का शिकार ना करता हो, वो आपकी हैप्पीनेस को कम ना करता हो। देखिए, जो हैप्पीनेस इंडेक्स है पूरी दुनिया इसके लिए काम करती है। मैं अभी कतर गया हुआ था सऊदी अरब से पहले,
बल्कि मुझसे कल कोई कमेंट में पूछ भी रहा था कि कतर का ट्रिप कैसा रहा। एक तो ये कि वो शानदार रहा, मैं उसके लिए अपने अलग जो मेरा चैनल है एक्सप्लोर विद असदुल्लाह, उस पर अभी आप 1-2 दिन में देखेंगे कि उस पर कुछ सीरीज़ आना शुरू हो जाएगी कतर के हवाले से भी। लेकिन चलिए उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन मैं मिसाल कतर की इसलिए दे रहा हूँ कि कतर में वर्ल्ड कप उन्होंने कराया। अच्छा, वहाँ अगरचे लोग खुशहाल हैं, कोई मुआशी परेशानी नहीं है उन्हें, पुरअमन शहर है, पुरअमन मुल्क है, कोई बड़े मसला नहीं है, लेकिन इवेंट्स कराते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि इवेंट्स ना हो रहे हों। ये म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो रहा है, ये स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा है, ये फुटबॉल का मैच हो रहा है, फिर उसको सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? वो चाहते हैं कि हम खुशहाल तो हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी आती है, हमारे पास पैसे भी हैं, लेकिन हम अपना हैप्पीनेस इंडेक्स भी बेहतर करना चाहते हैं, हम अपने पासपोर्ट को भी ऊपर लाना चाहते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स की एक वैल्यू होती है। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि इस तरह के खत्ते में जहां पर आपको चारों तरफ चल रहे हो, मैं आपको बेचैन नहीं करना चाहता, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप मुस्बत ही रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, लेकिन फिर भी आपको इस तरह के माहौल में जब चारों तरफ से चीजें बेचैन करती हैं तो क्या उसका असर नहीं होता? फिर आप देखते हैं कि मेरे पास एक तो उतना सिक्योर आप महसूस नहीं करते अपने आप को, और दूसरा फिर आपके पास जो आपकी मुआशी सूरत हाल है वो भी कमजोर, यानी जाती तौर पर जो आपकी मुआशी सूरत हाल है वो भी तबाहकुन है। पहले हम कहते थे कि जी गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, अभी तो अमीर भी रो रहे हैं। एक आध सेक्टर को छोड़ के जो वो भी शायद ढूंढना पड़ेगा कौन सा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर शायद ग्रो कर रहा है, या स्टॉक मार्केट में से कुछ लोग पैसा कमा रहे होंगे। लेकिन अभी मैं गौहर एजाज को सुन रहा था, वो कहते हैं कि जी मेरी 3 इंडस्ट्रियां तीनों बंद कर दी मैंने, वो मैं चला ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि मैं अपनी इंडस्ट्री को चला ही नहीं सकता, तीनों इंडस्ट्रियां इस माहौल में, इस तरह के हालात में मैं कारोबार ही नहीं कर सकता, उल्टा चलाने का नुकसान है। न रियल एस्टेट चल रहा है, न कोई और कारोबार चल रहा है, कौन सा कारोबार चल रहा है? तो आवाम की जेब जो है वो कमजोर है। अभी खबर मईशत के हवाले से थी कि पहले छमाही में पाकिस्तान का तजारती खसारा 9.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, और कल आपने देखा कि फिगर फजिंग करके वो अपनी जो ग्रोथ है उसको 2.9 से पता नहीं 3.2 पर ले जाने का प्लान बना रहे हैं, और वो टोटल फिगर फजिंग है। तो मईशत का हाल तबाहकुन है, कोई आसार नजर नहीं आते कि चीजें बेहतर हो जाएं। एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, इंपोर्ट आपका बिल बढ़ रहा है, कोई सेक्टर आपका ग्रो नहीं कर रहा, एग्रीकल्चर भी तबाह हो गई, सर्विसेज भी तबाह हो गई, इंडस्ट्री भी तबाह हो गई, कौन सा सेक्टर चल रहा है? तो यह बेचैनी की दूसरी वजह बन जाती है। यानी आपको एक तो लगता है कि यार मेरे चारों तरफ क्या बेचैनी की फजा है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी तरफ आपको लगता है कि यार मेरी मईशत भी कमजोर है, मेरी जेब में पैसे भी नहीं है। उस पर फिर आप देखते हैं सियासी अदम इस्तेकाम, सियासी बेचैनी, इसको रोक दो, उसको इलेक्शन ना जीतने दो, उसको इलेक्शन ना लड़ने दो, घुटन का माहौल। यानी सियासी तौर पर जब आप घुटन का शिकार होते हैं तो इसका मतलब है कि अब आपकी आवाज ही दबा दी गई है। आप देखें ना, कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक क्या हुआ है, कौन कहां मैंडेट है, किसके पास कहां हकीकी मैंडेट है। मसलन सिंध में बल्दियाती हुकूमत है, बल्दियाती हुकूमत में लोगों ने वोट दिए थे पीटीआई को और जमात इस्लामी को, और मेयर है पीपल्स पार्टी का, अवाम का नुमाइंदा ही नहीं है। क्या कराची के लोग रोजाना सोचते नहीं होंगे कि यार ये तो मेरा मेयर ही नहीं है, मैंने तो उसको वोट ही नहीं किया था, मैंने तो वोट किसी और को किया था? क्या कराची के लोगों के दिल में ये बेचैनी या गुस्सा नहीं आता होगा सिंध के लोगों के दिल में कि भैया हमने वोट किसको किया और निकला किसका? गिलगित बल्तिस्तान में वोट किसको दिया लोगों ने, हुकूमत कौन कर रहा है? कश्मीर में वोट किसको दिया, हुकूमत कौन कर रहा है? और उस बेचैनी का इजहार फिर होता रहता है, लोग निकलते हैं बेचैनी का इजहार करते हैं। घुटन है, घुटन सियासी तौर पर। 2024 में इलेक्शन हुआ और इस इलेक्शन को आपने लोगों ने वोट किसी और को दिए, हुकूमत कोई और। लोग रोजाना जब इनके चेहरे देखते हैं तो सोचते हैं या तो ये तो मेरा नुमाइंदा ही नहीं है, ये नुमाइंदा हुकूमत ही नहीं है। बेचैनी है, घुटन है, घुटन और बेचैनी का माहौल है। इस बेचैनी के माहौल में कोई कैसे सर्वाइव करेगा? फिर आंख उठा के देखते हैं अदालतों की तरफ तो पता चलता है कि 26वीं तरमीम के बाद अदालतें तो खत्म हो गई। अदालतों के अंदर एक कठपुतलियां लाके बिठा दी गई हैं,
15वें नंबर का एक उस शख्स को उठाकर चीफ जस्टिस बना दिया। वो जिसको चाहता है आईन और कानून के खिलाफ फैसले देकर कहता है कि ये फलां जज काम नहीं करेगा। एक आईनी बेंच बना दिया। जब आप अदालतों की तरफ आंख उठा के देखते हैं तो फिर आपके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होता है, फिर गुस्सा पैदा होता है। तो इतने सारे महाज बैक वक्त जब खोल लिए जाएं, अमन व अमान ना हो, दुश्मन आपके सर पर मुसल्लत हो, खारजी आपके सर पर मुसल्लत हो, फितना अंगेज मुसल्लत हो, आपसे कंट्रोल ना हो रहे हो, फिर आप रोजाना नया सियासी महाज खोल दें। आप कहें अच्छा खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर इसको नहीं लगने देंगे, नया महाज खोल दिया, जोड़ तोड़ शुरू हो गई, अवाम की मुखालफत मोल ले ली, अदालत में चले गए, लोगों को गुस्सा दिलाया, उनको चिड़चिड़ापन का शिकार किया, लोग गुस्से में खड़े हो गए। अच्छा देखो अगर तुम मेरे चीफ मिनिस्टर को नहीं लगने देते तो फिर मैं क्या करता हूं। गुस्सा है लोगों के अंदर, बेचैनी पैदा की आपने। आप लोगों का मैंडेट छीनना चाहते हैं, जिसकी हुकूमत बनती है बनना चाहती है उसको नहीं देना चाहते। एक नया महाज खोल लिया, मईशत संभल नहीं रही, वो महाज खुला हुआ है। फिर लोगों को अपनी बात कहने की आजादी नहीं है, गोलियां चलाओ, मारो लोगों को, लाशें गिराओ। शायद खकान अब्बासी कहते हैं मेरे मोहल्ले का एक बंदा मारा गया, उसकी लाश नहीं दे रहे। झूठ बोल रहे हैं क्या वो? आप कहते हैं कि 4 लाशें गिरी हैं, चले मान ले आपकी बात, तो फिर बाकी लोग जो चीखो पुकार कर रहे हैं उसका क्या? गोली चलाने का एक नया कल्चर आ गया है। कभी 26 नवंबर को मारो, कभी एक तहरीक को मारो, कभी दूसरी तहरीक को मारो। भाई बहुत बुरी है जमात ये तहरीक लब्बैक से। मैं भी जाती तौर पर समझता हूं कि इन्होंने बहुत जुल्म किए, लेकिन गोली चलाना, लोगों को मार ही देना मावराए अदालत, तो ये सारी चीजें मिलाकर सोसाइटी के अंदर एक घुटन पैदा करती हैं। आप सोचिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए आपने जिस तरह के ऑपरेशन किए, मैं कई दफा कह चुका हूं कि एक शख्स को पकड़ा, एक शख्स के साथ 10 खानदान जुड़े होते हैं। उसका अपना खानदान, उसके ननिहाल का खानदान, उसके ददियाल का खानदान, उसके ससुराल का खानदान, उसके बहनों का खानदान, उसकी बहनों के ससुराल, उसके भाइयों के ससुराल, 10-12 खानदान एक शख्स की स्टोरी को जानते हैं और उससे मुतासिर होते हैं। आप एक शख्स को उठाते हैं, 10 खानदान आपके खिलाफ हो जाते हैं। लोगों के अंदर बेचैनी पैदा होती है, महज इसलिए आप उठा के लोगों को डालते हैं कि इनको डराओ और सियासी तौर पर इनको मफलूज कर दो। लेकिन इस घुटन का नतीजा ये जब जमा होती रहती है, लावा पकता है। और फिर देखें हल क्या है। चलिए रियासत ने इतने सारे महाज खोल लिए, रियासत को इतने सारे प्रॉब्लम्स रियासत के साथ रियासत ने अपने कांधे पर उठा लिए। हल बताइए, स्ट्रैटेजी क्या है? ठीक है, आपने 2024 का इलेक्शन मैनिपुलेट कर लिया, नताइज जारी कर दिए। अब वो एक लाश है जो पानी पे तैर रही है। इस लाश को आप ठिकाने नहीं लगा पा रहे। इस लाश को ठिकाने लगाने का आपके पास कोई रास्ता आपको सुझाई नहीं दे रहा। और जब तक लाश दफन नहीं करेंगे तब तक यह बदबू देती रहेगी। यह बात यानी आप ये देखिए 2024 का इलेक्शन लोगों को हजम तो नहीं हुआ, आज भी जेर बहस है, आज भी मौजूद बहस है, आज भी इस पे बात हो रही है। बेचैनी का इजहार लोग कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जी हमने तो वोट किसी और को दिया था, निकला किसी और का है। ये जो हुकूमत कर रहे हैं तो मेरे नुमाइंदे ही नहीं है, ये तो चीफ मिनिस्टर मेरी चीफ मिनिस्टर ही नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर मेरा प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है, हमने तो इसको वोट ही नहीं दिया था। क्या लोगों ने ये बात करना छोड़ दी है? क्या यह तस्करा खत्म हो गया है? क्या ये हुकूमतें लोगों को हजम हो गई हैं? अगर नहीं हुई तो इसका मतलब है कि यह लाश पानी पर तैर रही है। इसको जब तक आप दफन नहीं करेंगे ठिकाने नहीं लगाएंगे। और कैसे ठिकाने लगेगी? शायद फ्रेश इलेक्शन से, शायद लोगों का कैथारसिस करके, शायद लोगों को एक मौका देके। यानी जो महाज आपने जो दरवाजे खोले हैं, इन दरवाजों को बंद तो करना पड़ेगा ना। इन दरवाजों को बंद किए बगैर आप कैसे मसले को हल करेंगे? ये 26वीं तरमीम, ये भी एक लाश है, ये लाश भी तैर रही है। आप कल करें परसों करें, आपको यह ढांचा दोबारा ठीक करना पड़ेगा। जब तक नहीं होगा अदालती निजाम पर आप लोगों का एतमाद कायम नहीं कर सकते। और फिर अनफॉर्चुनेटली मुतमईने आज भी वकला को खरीद के जैसे भी करके वोट दिलवा के और आपने 26वीं तरमीम करने वाले लोगों को वोट दिलवा के जितवा भी दिया। और उन्होंने अब 27वीं तरमीम की बातें भी शुरू कर दी हैं। जो चीजें रह गई हैं वो कहते हैं 27वीं तरमीम में लेकर आएंगे। जुडिशियल कमीशन के मेंबर कह रहे हैं कि जो हम ये करेंगे, और अलग ऐलान सियासत कर रहे हैं आकर।
एहसन बून साहब की स्टेटमेंट आपने सुन ली। तो स्ट्रैटेजी क्या है? ये जो मईशत आपकी तबाह हाल है, कौन सा सेक्टर चल रहा है मईशत का, बताएं। तो फिर मईशत से इस खराब मईशत से निकलना कैसे, इसका हल क्या है? ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, इसका हल क्या है? देखिए, मैं आज भी मतलब हमेशा ये कहता हूं और डंके की चोट पे कहता हूं, पूरे एतमाद के साथ कहता हूं कि वो जो खूबसूरत जवान, कैप्टन, मेजर, कर्नल, सिपाही, वो सब जाकर जाने दे रहे हैं, उनका ईमान है इस बात पे कि वो असदुल्ला के लिए जान दे रहे हैं। उन्हें पता है कि इस्लामाबाद में बैठे एक शख्स को महफूज बनाना है। मैंने दहशतगर्दों को ये लाइन क्रॉस नहीं करने देनी। मैंने दहशतगर्दों को इस लाइन से आगे नहीं जाना चाहिए, पीछे में जाने दूंगा मैं। पीछे मेरे शहरी बैठे हुए हैं, वहां तक कैसे पहुंचने दे सकता हूं? मेरे लिए, मेरे बच्चों की हिफाजत के लिए जाने दे रहे हैं। लेकिन कब तक, कितने और जवान जाएंगे? स्ट्रैटेजी क्या है? हिकमत अमली क्या है? चलिए, ये सारे महाज खुल गए ना, कहीं तो बैठकर आप हिकमत अमली बना रहे होंगे, किसी बंद कमरे में बैठे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि यार ठीक है, जो हो गया हो गया, लेकिन इसको ठीक भी तो करना चाहिए। कोई एक तो सोचता होगा। राना सनाउल्लाह साहब रोज चुटकुले छोड़ के चले जाते हैं, एहसन इकबाल साहब रोज चुटकुले छोड़ जाते हैं पीटीआई के लिए। चलिए, चंद जुमले हनीफा बासी ने कह दिए, चंद फूलझड़ियां अता तारड़ ने छोड़ दी। लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा है जो कमरे में बैठ के सोचता हो कि देखो, हम रोज इनको टॉक शोज में तो हरा के आ जाते हैं, लेकिन दिल कहता हो कि नहीं यार, ठीक नहीं हो रहा, ये सही नहीं हो रहा, ये गलत हो रहा है। क्या किसी का दिल मलामत करता है? क्या किसी ने बंद कमरे में बैठ के ये मीटिंग की है कि भाई ये जो बाब खोले हैं, इस बाब को बंद भी करना है? तो चलो, लोगों को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए या इन मसाइल को हल करने के लिए कोई स्टडी करवाते हैं। कोई 2, 4, 5 थिंक टैंक से कहते हैं कि आइए स्टडी बना के दीजिए कि हम लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बेहतर करना है, लोगों की बेचैनी का खात्मा कैसे करना है। इस वक्त जो इतने महाज खुल गए हैं, इन महाजों को कैसे समेटना है? तो चलें, 4-5 थिंक टैंक्स को इंगेज करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो हमने पिछले 2-3-4 साल में किया है, ये पे नहीं कर रहा, इससे खराबी बढ़ती चली जा रही है, बेचैनी बढ़ती चली जा रही है, चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही। शहबाज सरकार को लगता है कि बस ट्रंप हाथ में है तो सब ठीक है। शहबाज सरकार को लगता है कि ट्रंप जो है वो अगर हमारे साथ है, सत्ते खैर हैं, बस इमरान खान का वो नाम ना ले, हम उसकी तारीफ करते रहे, वो हमारी तारीफ करता रहे, वो हमें फेवरेट कहता रहे, हम उसे फेवरेट कहते रहे। अगर तो शहबाज सरकार का सिर्फ यही मतवा नज़र है तो बस ठीक है, फिर वक्त तो गुजरता रहेगा। मैं अगरचे इस मौजू पर इतनी लंबी बात नहीं करना चाह रहा था, मैंने कुछ सियासी मौजूद आज की जो अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स हैं वो भी निकाल के रखी हुई थी, उस पर बात करना चाह रहा था, लेकिन बात लंबी हो गई क्योंकि मैं बहुत दिन से इस पर बेचैन हूं, परेशान हूं कि इतने महाज रियासत खोल के कैसे खुद को चला सकती है बैक वक्त। यानी आप सोचे ना, सिर्फ एक ही बात कि उधर अफगानिस्तान हमला कर दे, इधर से भारत हमला कर दे और दरमियान में दहशतगर्द जो है वो दहशतगर्दी कर रहे हो, तो आप कैसे इस सिचुएशन को ही कैसे कंट्रोल करेंगे आप? ये कैसे, यानी यही सिचुएशन परेशान कौन है? और फिर जंगें लड़ने के लिए मईशत चाहिए होती है। आप 2-3 दिन 4 दिन की जंग लड़ सकते हैं। आज ट्रंप ने कह दिया ना कि तालिबान, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अफगानिस्तान वाले मामले में भी फिलहाल इंटरवीन करूं, और शायद वो कर भी नहीं सकता। इंडिया तो बात मान जाएगा, अफगानिस्तान नहीं मानेगा। तो मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूं, अगर आपको मेरी बात से इख्तलाफ है, मैं आमतौर पे कहता नहीं हूँ जी मेरी वीडियो पे कमेंट करें, लेकिन इसमें मैं आपको दावत देता हूं, संजीदा हल बताइए। आइए हल बताइए कि क्या हो सकता है। हो सकता है आप कहें 26वीं तरमीम का खात्मा, हो सकता है आप कहें फ्रेश इलेक्शन, हो सकता है आप कोई और तजावीज़ दें, लेकिन ये बैक वक्त इतने खुले हुए महाज जिसमें ना सियासी आज़ादी है, ना बात कहने की आज़ादी है, ना मीडिया को आज़ादी है, ना अदालतों में आज़ादी है, ना जज आज़ाद हैं, ना वकील आज़ाद हैं, ना साइलीन को इंसाफ मिल रहा है, ना जेल के अंदर इंसाफ हो रहा है, ना लोगों को सियासी हुकूक हासिल हैं, ना एहतजाज करने की आज़ादी हासिल है, ना अमन व अमान की सूरत हाल आइडियल है, ना कारोबार है। इन महाजों पर जंग लड़ने का तरीका रियासत के पास क्या है? क्या करे रियासत? आप तजवीज़ कीजिए, बतौर शहरी संजीदगी के साथ तजवीज़ करें। हो सकता है मैं आपकी बातों में से करके हम फिर अगले किसी व्लॉग में बात कर सकते हैं, लेकिन आइए मैं आपको दावत देता हूँ, आइए इन मसाइल के हल के लिए तजवीज़ करें, एक डिबेट का आगाज़ करें, एक डिस्कशन शुरू करते हैं
बहुत संजीदगी के साथ देखते हैं कि इन मसाइल का क्या हल है हमारे पास और हम रियासत को क्या तजवीज़ कर सकते हैं। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।